नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं निखिल सिंह और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर हैं सबकी निगाहें, क्या कुछ चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरे दिन लोकसभा में केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक पर चर्चा की संभावना। राज्यसभा में भी कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य सूचीबद्ध। फेक न्यूज हमारी डेमोक्रेसी के लिए खतरा, लोकसभा में बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। पीडीएस से जुड़े सवाल पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिया जवाब। जहां भी जरूरत वहां बनेंगे एफसीआई के गोडाउन। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस आज। दिव्यांगों की उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए राष्ट्रीय पुरस्कार। पश्चिम बंगाल में 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती मामले में कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला आज। सिंगल बेंच ने रद्द की थी शिक्षकों की नियुक्ति। और रायपुर में आज भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच क्रिकेट वनडे सीरीज का दूसरा मैच। भारत की नजर सीरीज जीतने पर। तो सबसे पहले बात संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की। संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही का आज तीसरा दिन रहा और सत्र के पहले 2 दिन विपक्ष के हंगामे की वजह से बाधित रहे थे और प्रश्नकाल नहीं चल सका था। लेकिन मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुए सर्वदलीय बैठक के बाद सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहमति बन गई थी। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े सवालों पर के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि जहां भी जरूरत है वहीं एफसीआई गोडाउन बनाए और तमाम गोदाम बनाए जाएंगे भी आगे। और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्र व्यक्ति को हर महीने 5 किलो मुफ्त राशन देने का काम सुनिश्चित हो रहा है। सरकार का जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हमको फूड सिक्योरिटी देना है, वो फूड सिक्योरिटी हम रेगुलरली दे रहे हैं। और 2020 में कोविड के समय से लेके 2000 लगभग तो 2029 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हम सबको अनाज बांट रहे हैं। जहां भी लीकेज हो रहा है अप टू डेसिग्नेटेड गोडाउन, ये जिम्मेदारी भारत सरकार के होते हैं। उसके बाद में जो फेयर प्राइस शॉप को चले जाता है, अल्टीमेटली इट गोज टू दी बेनिफिशियरी। वो बेनिफिशियरी तक पहुंचाने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है। ऑल 20.58 करोड़ रेशन कार्ड्स एंड 7.2 करोड़ बेनिफिशियरीज आर डिजिटाइज्ड। आज ऑलमोस्ट 100% डिजिटाइजेशन करके हम आगे बढ़ रहे हैं। और लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान ही एक अन्य सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी दी कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। पात्र लोगों की संख्या को कम करने का कोई प्रस्ताव अभी नहीं है। सारे देश में जहां भी जरूरत है, जहां एफसीआई इधर गोडाउन पीपीटी माध्यम के द्वारा करते हैं, सभी क्षेत्रों में हमारा नेटवर्किंग आज के दिन में परफेक्ट है। जहां भी अगर ज़रूरत है तो एफसीआई समय समय पर गोडाउन भी हायर करेगा। हम तो हर एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में हर महीने 5 केजी रेशन इधर राइस और गेहूं हम हर महीने परफेक्टली देने का काम मोदी जी के कालखंड में शुरू हो गया है और आगे भी बढ़ रहा है।
और लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि फेक न्यूज और एआई से जुड़े सवाल पर उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि फेक न्यूज हमारी डेमोक्रेसी के लिए बड़ा खतरा बन गया है। फेक न्यूज इज अ थ्रेट टू आवर डेमोक्रेसी टुडे और हमें सोशल मीडिया पर फेक न्यूज पर एआई जनरेटेड डीप फेक पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके एक तरीके से कई ऐसे इकोसिस्टम बन गए हैं जो कि भारत के संविधान को फॉलो नहीं करना चाहते, बहुत तरह से इस पार्लियामेंट द्वारा बनाए हुए कानून को भी पालन नहीं करना चाहते। उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की और कड़े नियम बनाने की वाकई बहुत सख्त जरूरत है। और लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज के समय में दूरसंचार लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत बन गया है। सिंधिया ने कहा कि हमें 100% सैचुरेशन देश भर में करना है, जिसके तहत देश भर में अब तक करीब 25,000 टावर लगाए जा चुके हैं। आज दूरसंचार एक लग्जरी नहीं बनी लेकिन एक नेसेसिटी बन चुकी है और इसके माध्यम से देश की जनता पूर्ण विश्व के साथ जुड़ती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने अपना संकल्प बनाया है कि 100% 4G का सैचुरेशन हमें देश में सुनिश्चित करना है और डिजिटल भारत निधि के कोष से इसके लिए राशि भी दी गई है, जिसमें से मुझे खुशी है आपको सूचित करते हुए और आपके द्वारा हाउस को सूचित करते हुए कि पिछले 1 वर्ष की अवधि में करीब 25,000 टावर हमारे संपूर्ण देश में लग चुके हैं। और संसद की कार्यवाही का तीसरे दिन में लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जवाब आपने देखा और साथ ही साथ संचार साथी ऐप पर सिंधिया ने कहा कि संचार साथी ऐप और पोर्टल के जरिए अब आधार पर अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए गए हैं नॉट माई मोबाइल के तहत। और वहीं ऐप की मदद से 26 लाख चोरी हुए मोबाइल फोन भी ट्रेस किए गए हैं, जिनमें 7 लाख से ज्यादा फोन सफलतापूर्वक नागरिकों को वापस भी लौटाए जा चुके हैं। संचार साथी पोर्टल की हमने शुरुआत की थी सर 2023 में और संचार साथी ऐप का प्रयोग हमने 2025 में हम लोग ने शुरुआत किया और आज मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूं कि इस ऐप और पोर्टल के आधार पर 1.5 करोड़ मोबाइल कनेक्शन देश के अंदर डिस्कनेक्ट हुए हैं जो फ्रॉडुलेंट हैं। करीब 26 लाख स्टोलन हैंडसेट हम लोग ने ट्रेस किए, 7 लाख स्टोलन हैंडसेट जो उपभोक्ता है उसे हमने वापस भी कर दिया है और 41 लाख मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुए हैं, 6 लाख फ्रॉड हम लोग ने ब्लॉक किए हैं। और भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने बीते 2 दिनों से हंगामे को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। दिनेश शर्मा ने कहा कि सरकार वंदे मातरम और चुनाव सुधार पर चर्चा के लिए तैयार रही है, लेकिन विपक्ष के सांसद सदन में जिस तरीके से मुद्दे को उठाने के बजाय बाहर चिल्लपो मचा रहे हैं, बाहर चिल्ला रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार तो सब तरीके से तैयार है। सरकार ने तो अनाउंसमेंट भी कर दिया कि वंदे मातरम पर भी होगा और चुनाव सुधार पर भी चर्चा होगी। ये कार्य मंत्रणा में पहले भी तय हो चुका था। बगैर किसी कारण के विपक्ष ने 2 दिन अपने भी खराब किए और सदन के भी खराब करने की कोशिश की। आप बोले नहीं रहे हो, आप बाहर चिल्ला रहे हो, जाके बाहर प्रदर्शन कर रहे हो, बाहर धरना दे रहे हो, शब्दों का संयम तोड़ रहे हो, तो ये उचित नहीं है। और पूरी उम्मीद है कि जो भी उनको बात कहनी सदन के अंदर कहें। और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर तमिलनाडु सरकार को जवाब दिया। My friends from Tamil Nadu, those are from the ruling party DMK, I will sincerely appeal them. What is happening there? What is your agitation?
Sir, last week, Honorable Supreme Court has given an opinion, not a judgment I can say, it's an opinion. There was a public interest litigation why Tamil Nadu will not implement central school schemes and Jawahar Navodaya Vidyalaya. Congress party is the partner to DMK in that government since long. Jawahar Navodaya Vidyalaya has been envisioned not by BJP government. This is envisioned by previous Congress regime in previous days. वहीं चुनाव सुधारों और कई मुद्दों पर समय सुनिश्चित होने के बाद आज विपक्षी नेताओं ने संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले संसद परिसर में श्रम संहिता के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। और संसद की कार्रवाई पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज यादव मौजूद है। अनुज, सबसे पहले तो ये बताएं कि राज्यसभा की कार्यवाही क्यों स्थगित की गई, एक बात, और दूसरी बात, जब ये बात तय हो गई थी कि कौन सी डेट पर किस चीज की चर्चा होनी है और ये कहा गया था कि बुधवार से सदन सुचारू रूप से चलाया जाएगा, उसके बाद आखिर फिर से श्रम कानूनों पर एक प्रदर्शन, फिर से हो हल्ला, तो ये स्थिति किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये सियासत अभी कुछ फिट नहीं हो पा रही विपक्ष की? देखिए, दोनों सदनों में अगर हम बात करें निखिल, तो लोकसभा की कार्रवाई तो आज काफ़ी ठीक चली है। एक अच्छा दिन रहा है क्योंकि वहाँ तो प्रश्नकाल और शून्यकाल दोनों ठीक से चले हैं, लेकिन राज्यसभा में हो हल्ला होता रहा। हालांकि वहाँ भी शून्यकाल की जो कार्रवाई थी उसको जो चेयरमैन है उनको सुचारू रूप से चलाने की पूरी कोशिश की है और पूरा 1 घंटा वहाँ पर वो ठीक से चल पाई। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से विपक्षी दल लगातार नए नए मुद्दे लेकर आते हैं, वो चाहते हैं कि सदन में अगर वो हंगामा करेंगे तो उनकी बात जो है मीडिया की सुर्खियां बनेंगी, देश की जनता तक जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, जो सत्ता पक्ष लगातार कहता रहा है कि आप जनता के उन मुद्दों को उठाइए जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो देश की जनता उन मुद्दों को चाहती है कि उन पर यहाँ पर डिस्कशन हो। और ये हमने आज लोकसभा के अंदर देखा। आप भी निखिल जानते हैं कि लोकसभा की कार्रवाई में जो महत्वपूर्ण कई मंत्रालयों से जुड़े हुए प्रश्न थे, उनके जवाब अलग अलग मंत्रालयों के जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने दिए। और कई बार क्या होता है निखिल, आप जानते हैं कि देश में आजकल क्योंकि अफवाहों का काफ़ी बाजार रहता है, आपने देखा कि फेक न्यूज़ के मामले में भी जो केंद्रीय मंत्री हैं, सूचना प्रसारण मंत्री, उन्होंने जवाब दिया। इसी तरीके से फेक न्यूज़ आती हैं कि सरकार की योजनाएं कब तक चलेंगी, कितना उनको लाभ मिल रहा है। कई बार आती हैं कि योजनाएं बंद हो रही हैं, लेकिन केंद्रीय खाद्य मंत्री ने इस बात को साफ तौर पर कहा कि 2029 तक जो गरीब कल्याण के तहत जो योजनाएं चल रही हैं वो चलेगी और लोगों को मुफ्त जो राशन है वो मिलता रहेगा और जो पात्रता है वो कहीं भी खत्म नहीं की जाएगी, घटाई नहीं जाएगी, बल्कि ज़रूरत होगी तो उसको बढ़ाया जाएगा। तो ये वो बातें हैं जो देश की जनता की नज़रें इस सदन पर रहती हैं। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि राज्यसभा के अंदर भी प्रश्नकाल चला। शिक्षा से जो नई शिक्षा नीति है उससे जुड़े हुए जो सवाल थे उनके जवाब जो हैं केंद्रीय मंत्री ने दिए। तो कुल मिलाकर एक अच्छा दिन तो हम पिछले 2 दिनों के मुकाबले हम कह सकते हैं सदन की कार्रवाई के हिसाब से काफ़ी ठीक रहा। शाम तक ये कार्रवाई अभी चलनी है, लेकिन हाँ, विपक्ष का जो रुख है, हम ये कह सकते हैं कि जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसके बाद ये एक सहमति बनी है कि सदन की कार्रवाई को चलने दिया जाए, क्योंकि अब विपक्ष भी इस बात को जानता है निखिल कि एक अच्छा मैसेज देश की जनता के सामने नहीं जाता। जरूरी नहीं है अच्छा विपक्ष जिन मुद्दों को सदन के बाहर उठा रहा है वो सदन के अंदर भी उठाए जा सकते हैं। ठीक अनुज, ये बात तो सही है कि ये मुद्दे सदन के अंदर उठाए जा सकते हैं। और कल जब इस सारी बात पर सहमति बन गई थी, फिर आज फिर से प्रदर्शन, फिर से आज रोको टोको, ये तो इसके पीछे का कुछ सियासत कैसे समझाएंगे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद सिर्फ बहस करवा पाना या बहस करना ही विपक्ष का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य तो कुछ और है। देखिए, सत्ता पक्ष ने तो कल भी इस बात को कहा था, केंद्रीय संसदीय मंत्री ने भी इस बात को कहा था, नेता सदन ने भी इस बात को कहा था निखिल, जो विपक्ष के पास हैं वो जनता के मुद्दे नहीं हैं बल्कि वो राजनीति चमकाने के मुद्दे हैं। सत्ता पक्ष ने इस बात को भी कहा था कि सदन के अंदर जो हो हल्ला और शराबा विपक्ष कर रहा है, ये चुनावों में जो लगातार हार होती है उसकी हताशा निकालने के लिए सदन के अंदर इस तरह के प्रदर्शन किए जाते हैं।
कुल मिलाकर जिस तरह की जो हंगामा हो रहा है उस पर जो अध्यक्ष हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उन्होंने भी काफ़ी नसीहतें विपक्ष को दी हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम जानते हैं जो मुख्य विपक्षी दल हैं वो तो जो कल बैठक हुई है, सर्वदलीय बैठक, उसमें शामिल थे, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष की एकता भी कई बार नजर नहीं आती है। कुछ राजनीतिक दल तो इस बात को कह देते हैं कि ठीक है वो सरकार का सहयोग सदन चलाने में करेंगे, लेकिन कुछ राजनीतिक दल आपस में ही एकजुट नहीं हो पाते और इस तरह के हंगामे देखने को मिलते हैं। लेकिन आज हम इस बात को जरूर कह सकते हैं कि पूरा विपक्ष एकजुट नहीं था, इस वजह से सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चली। लोकसभा के अंदर तो बहुत सही तरीके से चली, राज्यसभा के अंदर थोड़ा व्यवधान जरूर देखने को मिला, लेकिन उम्मीद है कि जो भोजनावकाश 2 बजे के बाद फिर से कार्रवाई शुरू होगी, वो भी एक अच्छी कार्रवाई सदन में, राज्यसभा में कम से कम देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि इस बात को राज्यसभा के चेयरमैन भी कई बार अपील कर चुके हैं और हम जानते हैं कि राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, जो नवनिर्वाचित हैं, वो जो है बार बार अपील करते हैं और वो इस बात को कहते हैं कि सबको मौका देंगे। हाँ, नए सांसदों को तो कम से कम जरूर मौका मिलना चाहिए, अपने क्षेत्र की बात, जनता की आवाज वो वहां उठाते हैं। और अनुज, जो तमाम विधेयक जो प्लान है आज दिन में, उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दें। कौन कौन से विधेयक हैं, क्या कुछ पारित किया जाना है, थोड़ा संक्षेप में फटाफट। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बिल है वो तो लोकसभा के अंदर है, केंद्रीय सीमा उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक है। इसको सदन में पहले ही रखा जा चुका है, लेकिन इस पे एक अल्पकालिक छोटी चर्चा के बाद इसको पारित करा दिया जाएगा और पूरी उम्मीद है कि आज वो पारित हो जाएगा। राज्यसभा के अंदर कोई महत्वपूर्ण बिल नहीं था, कुछ जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट होती है उनको सदन के अंदर रखा जाना था, उनको पहले हाफ में भी रखा गया है और जो लंच के बाद है उनको रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर केंद्रीय सीमा उत्पाद शुल्क आज महत्वपूर्ण एक विधेयक है जिसको पारित होने की पूरी उम्मीद आज लोकसभा के अंदर है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सदन की कार्रवाई आगे भी ठीक चलेगी। बहुत शुक्रिया अनुज यादव, हम समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। धन्यवाद। और इसके बाद बात होगी एमसीडी उपचुनावों की, जहां बीजेपी ने बाजी मारी है। बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के 12 वार्डों के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। उनमें बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। राज्य चुनाव आयोग की ओर से घोषित नतीजों में 12 में से 7 सीटों पर बीजेपी, 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय उम्मीदवार ने विजयश्री हासिल की है। तो एमसीडी उपचुनाव में 12 में से 7 सीटें जीतने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। इस उपचुनाव के नतीजों के क्या मायने हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला। दिल्ली में हुए एमसीडी के उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं। 12 सीटों पर जो थे वो इलेक्शन किए गए थे, जिसमें से 7 सीटों पर बीजेपी ने बहुत शानदार जीत दर्ज करी है। वहीं 3 सीटें आम आदमी पार्टी के पास गई, 1 कांग्रेस और 1 निर्दलीय। और जिस तरह से पूरा हुजूम निकला है बीजेपी का, यानी प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने मजबूती से जीत दर्ज करी है, ये दिखाती है जो बढ़त थी कैंडिडेट्स की वो काफ़ी ज़्यादा थी। इससे कहीं ना कहीं बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उनका उत्साह भी बढ़ा है। और उन्होंने अभी कहा हमसे बातचीत में कि दिल्ली की जनता ने उन पे जो भरोसा जताया है वो उनको ज़रूर उसका फ़ायदा देंगे और प्रदेश में जो रुके हुए काम थे, जो निगम के काम थे, वो उसको जल्द से जल्द पूरा कराएंगे। और ये जो जीत थी है कहीं ना कहीं एक उम्मीद की जीत है। और जिस तरह से बीजेपी अभी बिहार में इलेक्शन जीती, उसके बाद दिल्ली में उपचुनाव में ये जो उनकी 7 सीटें हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण, और 2 सीटें जो थी वो काफ़ी प्राइमरी थी। एक द्वारका बी, जहां से पहले यहां पर जो निगम पार्षद थी कमलजीत सहरावत, वो सांसद का चुनाव जीतती हैं, और उसके बाद शालीमार बाग से रेखा गुप्ता विधायक जीत करके प्रदेश में जो है वो मुख्यमंत्री बनती है। यानी इन 200 सीटों पर भी बीजेपी ने बहुत शानदार जीत दर्ज की है। कैमरा ललित के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। मुकेश शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ रहा है इन चुनावों के नतीजों के मायने। मुकेश, समझना चाहेंगे आपसे, 12 में से 7 सीट बीजेपी के पास, 3 आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का भी खाता खुल गया है, तो कैसे देखते हैं इस पूरे कवायद को और इस पूरी सियासत को?
जी बिल्कुल, 12 सीटों पर जिस तरह से निकल देखिए आप उपचुनाव थे और जो मार्जिन है, विक्ट्री ऑफ मार्जिन, और जो मैंने अभी जिक्र किया बड़ी सीटें थी जो द्वारका की थी, शालीमार बाग थी, शालीमार बाग में जो है देखिए प्रत्याशी 10,000 वोटों से जीतते हैं, वहीं 9100 वोटों से यहाँ पर जो कमलजीत सहरावत जो सांसद बनी, उनके बाद यहाँ पर मनीषा सहरावत ने कंटेस्ट किया और 9100 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज करी। तो दिखाता है कि जो विश्वास था जनता का वो लगातार बढ़ रहा है और बीजेपी इसको आगे भुनाने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि निगम के बहुत सारे काम जो थे वो काफ़ी समय से जो रुके हुए थे अब उनको भी रिलीफ मिलेगा। और जिस तरह से प्रदेश में अभी काम हो रहा है, आप देखिए बीते दिनों में जो सड़क को लेकर के जो अड़चनें चल रही थी वो पूरी कर दी गई, सड़क का निर्माण शुरू हो गए, तो प्रदेश में लगातार काम हो रहा है। और पहले जो सरकारें थी वो काम नहीं कर पा रही थी, अब वो काम जो है वो सुचारू रूप से हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट है ये विक्ट्री। 7 सीटों पर बीजेपी ने परचम लहराया, 3 पे आम आदमी पार्टी। कांग्रेस के लिए भी यहाँ थोड़ी सी राहत है, क्योंकि संगम विहार से उनके प्रत्याशी जो हैं वो 1 सीट निकालने में कामयाब है और एक इंडिपेंडेंट सीट जो है वो जो मिली है वो निर्दलीय को मिली है। तो ये दिखाता है कि बीजेपी लगातार जो है जनता के बीच में गई। यहाँ पर बड़े बड़े जो नेता थे वो आए, काफ़ी सारे यहाँ पर भी कार्यक्रम आयोजित किए गए और जिस तरह से वोटिंग हुई, एक तरफा मुकाबला साफ तौर पर देखने को मिला था। और ये मार्जिन ऑफ विक्ट्री कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण लेकर के आई उन जनता के लिए जिनके काम रुके हुए थे। और निगम के बड़े छोटे छोटे काम होते हैं लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और सबसे बड़ा रोल होता है निगम का, क्योंकि वही सबसे पहले जो है वो लोग जाते हैं निगम के पास और अपनी जो चीज़ें हैं उनको पूरा कराने के लिए कोशिश करते हैं। तो मेरे को लगता है यहां से एक बीजेपी आगे की जो है वो रूपरेखा तय करेगी। निगम के समीकरणों पर, जो हाउस है उसके समीकरणों पर क्या कुछ असर पड़ेगा, उसकी सियासत पर क्या कुछ असर पड़ेगा? जाहिर तौर पर आप जैसे बता रहे हैं कि मूड जो है जिस तरह से स्विंग हुआ बीजेपी की तरफ और वो लीड तो बीजेपी ने लिया है, ओवरऑल क्या सेंटीमेंट दिखेगा अब सदन में? बिल्कुल, देखिए सदन में जो है पहले देखिए बीजेपी विधानसभा जीत करके आती है, अच्छी जीत होती है, रेखा गुप्ता आती है। निगम में भी इससे ज़रूर उनको फ़ायदा मिलेगा और निगम के बाद जब ये 2 साल बाद जब फुल फ्रेश चुनाव होंगे तो इससे बीजेपी जो है वो निगम में और मजबूती से आना चाहेगी। पहले भी बीजेपी ने काफ़ी रूल किया था, फिर आम आदमी पार्टी ने वहाँ पर आकर के थोड़ा डोमिनेट दिखाया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो बातें थी आम आदमी पार्टी की वो फेल होती दिखाई दी। जिस तरह से छठ का आयोजन हुआ, तमाम चीज़ें आयोजित की गई, प्रदेश के द्वारा मुख्यमंत्री ने खुद लीड फ्रॉम द फ्रंट करके दिखाया और काफ़ी चीज़ों पर अंकुश लगाया और काफ़ी चीज़ें सुनियोजित तरीके से करे। तो निगम जो मैंने कहा वो पहले ही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वार्ड की जो राजनीति है, छोटे छोटे लोगों के जो मसले होते हैं वो निगम से ही सुलझते हैं, चाहे उनको घर चाहिए, सड़क चाहिए, नाली चाहिए, ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो जो आम आदमी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती दिखता है। तो मुझे लगता है निगम में जाएंगे। और जिस तरह से अभी कमलजीत सहरावत से भी मिला, मैं पार्लियामेंट में भी उनसे मिला, उन्होंने भी कल बताया था कि जो ये जीत है ये जनता की जीत है, उनके विश्वास की जीत है और ज़रूर उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए मुकेश शुक्ला, बहुत धन्यवाद। हम आपसे और अपडेट्स लेंगे, इस सियासत पर आगे भी चर्चा करेंगे। और मिड डे प्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। On the rise, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साइंस आए पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया कर दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग। बेखौफ घूमे जनता, गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। सर, इतनी बढ़िया प्राइस पे कार खरीदना एक मास्टर स्ट्रोक है सर। सर,
बिना झंझट के मुझे कार लोन कौन देगा? सर, सचिन? अरे सचिन सर मुझे लोन क्यों देंगे? सर मैं नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा आपको डिजिटल कार लोन, एक्सटेंडेड रीपेमेंट पीरियड और क्विक अप्रूवल भी मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से कार लोन लेना भी एक मास्टर स्ट्रोक है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर साल 2025 के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी विजेताओं को पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया। संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि आज सभी पुरस्कार प्राप्त करने वालों की सराहना करना चाहती हूं, खासतौर पर बालिकाओं को, जिन्होंने आज समाज में विशेष स्थान बनाया है और विशेष स्थान प्राप्त किया है। मैं आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी दिव्यांगजनों तथा संस्थानों की हार्दिक बधाई देती हूँ। आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले बेटियों की मैं विशेष सराहना करती हूँ, क्योंकि उन्होंने जेंडर और दिव्यांगता की चुनौतियों को पार किया है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करके मुझे विशेष संतोष अनुभव हो रही है। मैं इस विचार को प्राय व्यक्त करती हूँ कि दिव्यांगजन की अद्भुत उपलब्धियों को देखकर मुझे प्रेरणा मिलती है। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज इंडिया वर्ल्ड एनुअल कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में वर्कफोर्स मोबिलिटी एक अहम कारक बन गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कानूनी और औपचारिक तरीकों से होने वाली आवाजाही लाभ पहुंचाती है, जबकि अवैध मोबिलिटी से आपराधिक गतिविधियां और राजनीतिक दुरुपयोग बढ़ता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य एक वैश्विक योग वर्कफोर्स तैयार करना है और उसे सुरक्षित और प्रभावी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कार्यस्थलों पर तैनात करना है। When mobility is legal, when mobility is formal, then it has a whole lot of beneficial impacts, which I will talk about. But when it is not, then I think it is actually almost a magnet for every kind of bad business to be associated with it. So if you look at trafficking per se, all the associated crimes, and often it leads people with agendas of various kinds, political agendas, separatist agendas, they all join up to the illegal mobility side of it. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के एक बयान ने राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ नाश्ते के कुछ ही घंटों के बाद सिद्धारमैया ने कहा कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, मैंने कभी भी ज्यादा चिंता नहीं की है, देखते हैं कि क्या होता है। सिद्धारमैया का बयान ऐसे समय में आया जब उनके और डीके शिवकुमार के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर मतभेद की खबरें लगातार जारी हैं। माना जा रहा है कि ये टिप्पणी कांग्रेस हाईकमान के लिए एक साफ संदेश है, जो राज्य में सत्ता संतुलन और मुख्यमंत्री के कार्यकाल पर निर्णय लेने की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में शहरी बस्तियों का राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण और लैंडस्केप यानी नक्शा पर एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आने वाले भूमि संसाधन विभाग यानी DOLR ने इसका आयोजन किया है। जियो स्मार्ट इंडिया 2025 सम्मेलन का उद्देश्य शहरी भूमि अभिलेखों में सुधार लाने और पूरे देश में नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भू स्थानिक तकनीकों को अपनाने में तेजी लाना है। इस मौके पर भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के सचिव मनोज जोशी ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण का उपयोग करने का लक्ष्य रखती है, ताकि पारंपरिक प्रणालियों की जगह पारदर्शी नागरिक केंद्रित डिजिटल भूमि प्रशासन अपनाई जा सके, जो विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत में पिछले एक साल से हम लोग शहरी क्षेत्रों में
सर्वे करने के लिए, नए लैंड रिकॉर्ड्स बनाने के लिए नक्शा कार्यक्रम का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। उसमें भारत सरकार फंडिंग कर रही है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, सर्वे ऑफ इंडिया, राज्य सरकारें और प्राइवेट सेक्टर ड्रोन कंपनीज सभी मिल के ये काम कर रहे हैं और एक साल में 157 शहरों में हम ये कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद इसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे 1000 शहरों में नक्शा कार्यक्रम लैंड रिकॉर्ड्स क्रिएशन का शहरों में लेंगे और करीब 5 साल में पूरे देश में शहरी लैंड रिकॉर्ड्स बनाने का उद्देश्य है हमारा। और अब बात करेंगे काशी तमिल संगमम के 4.0 संस्करण की। बात सीधे तमिल संगमम के चौथे संस्करण की। और काशी तमिल संगमम में शिरकत करने काशी पहुंच रहे प्रतिभागी शहर की सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतिष्ठानों का भ्रमण कर रहे हैं। इस कड़ी में प्रतिभागी पवित्र शंकराचार्य मठ भी पहुंचे। ये एक ऐसी जगह है जहां सदियों से ज्ञान, परंपरा और आध्यात्मिक शिक्षा रूपी नदियां बह रही हैं। ये कार्यक्रम तमिलनाडु और काशी के बीच पक्के रिश्ते को दिखाता है, जो एक जैसी सोच और हमेशा रहने वाली विरासत से बना है। और काशी तमिल संगमम में पहुंचे प्रतिभागियों ने काशी के हनुमान घाट पर गंगा में आस्था से भरी पवित्र डुबकी लगाई। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने और 2 अलग अलग संस्कृतियों के इस संगम का साक्षी बनने लोग भारी संख्या में काशी पहुंच रहे हैं। और काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण के उद्घाटन के बाद अब भारी संख्या में तमिल छात्र काशी पहुंच रहे हैं। इस दौरान उत्साहित छात्र काशी विश्वनाथ के दर्शनों के बाद क्रूज से गंगा घाट होते हुए बीएचयू पहुंचे। उत्तर प्रदेश के काशी में आकर यहां की आव भगत से ये छात्र बेहद खुश हैं और यहां की भाषा के साथ साथ यहां की संस्कृति को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर और दक्षिण की परंपरा, संस्कृति और समुदाय के संगम का यह पर्व 13 दिनों तक चलेगा। लेट्स लर्न तमिल यानी तमिल करकलम पर इस बार की थीम आधारित है। प्रमुख कार्यक्रमों में तमिल करकलम यानी स्कूलों में तमिल पढ़ाना, तमिल करपोम अर्थात काशी क्षेत्र में के 300 छात्रों की तमिल सीखने की शैक्षिक यात्रा और ऋषि अगस्त्य वाहन अभियान यानी तेनकासी से काशी तक सभ्यतागत मार्ग का पता लगाना शामिल है। काशी तमिल संगमम का भव्य समापन समारोह इस बार रामेश्वरम में होगा। और तमिलनाडु के अलग अलग क्षेत्रों से काशी पहुंचे छात्रों ने अपनी खुशी और अनुभव साझा किया। छात्रों ने माना कि तमिल करकलाम उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने का काम करेगा। Especially the climate is very nice here, and the sceneries, the experience is very nice, and we like the places and the temples. We have the bless of Shiva, and it's our unforgettable memory in my life. This was a program which is conducted by our Tamil government and our central government, and this is a very meritorious motto of these things. And our Tamil language is a oldest language, like we used to say, like Kantlondi Mantroda Kalathileye Thonriya Mudal Moli, which means our Tamil is originated before the rocks and comets have originated. This is our language. It was so ancient language. I want to share a particular event. There was a dance called Bharatanatyam, and one North Indian person was asking me, what is that dance? It's like so nice and all. So I was feeling that everyone are interested in our language, and this cultural exchange was very good. It's been really amazing because the government has made beautiful arrangements over there. I'm coming all over from Tamil Nadu, Chennai. I'm a Siddha doctor.
have learned a lot of things in Kashi. The city is very beautiful. The gesture they providing us was really great. They are treating us with beautiful respect. We have visited Kashi Vishwanath temple, and after that we went to Annapurni temple, and today we went to Ganga Aarti. Everything was really beautiful. The gesture provided by them is really amazing. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्वीडन के स्टॉकहोम स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस यानी IDEA के मुख्यालय में शिव नटराज की एक पट्टिका का अनावरण किया। इस शिव नटराज की प्रतिमा को भारत ने 1995 में इंटरनेशनल IDEA की स्थापना के समय उपहार के रूप में प्रदान किया था। स्वीडन में मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा प्रतिमा का अनावरण दिखाता है कि भारत और इंटरनेशनल IDEA के बीच लोकतांत्रिक सहयोग और संबंध कितने मजबूत हैं। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्वीडन में भारत के दूतावास में भारतीय कारोबारियों से भी मुलाकात कर उनके साथ बातचीत की। और श्रीलंका में आए चक्रवात दितवा ने भीषण तबाही मचाई, लेकिन संकट की इस घड़ी में भारत पड़ोसी धर्म निभाते हुए ऑपरेशन सागर बंधु चलाकर हर संभव मदद पहुंचा रहा है। इंडियन एयरफोर्स और नेवी दोनों ही राहत और बचाव कार्यों में लगातार जुटे हुए हैं। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारतीय सेना की स्पेशल टुकड़ी मानवीय सहायता के लिए श्रीलंका पहुंच गई है। हेलीकॉप्टर IFC 1875 ने मंदारम नुवारा में और IFC 1885 ने पोराम मुद्दुल्ला में 2000 किलो राहत सामग्री पहुंचाई है। वहीं जगह जगह फंसे लोगों को भी रेस्क्यू कर फौरन राहत पहुंचाई जा रही है। इरंगुवाट्टा से एक हार्ट पेशेंट समेत 17 लोगों को निकाला गया है, तो वहीं एक और सॉटी 24 यात्रियों को रेस्क्यू उसने किया है। आपदा की इस घड़ी में स्वास्थ्य सेवाओं को भी दुरुस्त किया जा रहा है। इंडियन C-17 एयरक्राफ्ट के साथ एक फील्ड हॉस्पिटल को एयरलिफ्ट कर कोलंबो पहुंचाया गया, जिसमें 70 से ज्यादा मेडिकल स्टाफ मौजूद है। इसके साथ ही भारतीय नौसेना का भी राहत और बचाव कार्यों में मदद जारी है। वहीं श्रीलंका में आई इस प्राकृतिक आपदा में मौतों का आंकड़ा भी बढ़ गया है। अब तक 465 लोग मौत के शिकार हुए हैं और वहीं 366 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो 465 लोगों की मौत हो गई है अब तक इस आपदा में। और नई दिल्ली में 17 से 19 दिसंबर तक होने वाले दूसरे WHO ग्लोबल समिट को लेकर आयुष मंत्रालय ने व्यापक योजना बनाई है। मंत्रालय WHO और यहां से आपको ले चलेंगे बीजेपी मुख्यालय, जहां बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रति किस सीमा तक अवमानना, तिरस्कार और घृणा भरी हुई है, वो बरबस छलक कर सामने आ जाता है। और इसके दो अत्यंत ही निंदनीय, बल्कि मैं कहूंगा कई अत्यंत निंदनीय, भर्त्सना योग्य बयान कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के द्वारा सामने आए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी ने जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक, अवांछनीय कमेंट किए हैं, उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और एक तरफ ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अभी जुबली हिल के चुनाव में ओपनली बोला था, कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। आपको पूरा तहे दिल से मुस्लिम समाज के साथ जाइए, कोई समस्या नहीं है। आप हम सफर, हम प्याला, हम निवाला, हम राज हो जाइए, हमें कोई समस्या नहीं है। मगर हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली देंगे तो यह
बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और इससे पहले भी तेलंगाना में ही याद करिए, एमआईएम की पार्टी के नेता ने इतनी अपमानजनक बातें कही थी। ये उसी एमआईएम से इन्होंने जुबली हिल्स के चुनाव में समर्थन भी लिया था, इसलिए मैं यहां संदर्भ दे रहा हूं। और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि सरकार की तरफ से पैरवी ऐसी की गई। ये और फिर दक्षिण से उत्तर में आ जाइए तो हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्चे उनसे राधे राधे कह रहे हैं। तो कह रहे हैं राधे राधे कहने की क्या आवश्यकता है। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस पार्टी का एक मुख्यमंत्री हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है और दूसरा मुख्यमंत्री छोटे छोटे स्कूली बच्चों को राधे राधे बोलने से रोकने की कोशिश करता है। इसलिए हम राहुल गांधी जी से यह पूछना चाहते हैं, यद्यपि इस बार जो आपने शपथ ली है वो ईश्वर के नाम की नहीं ली है, मगर आपने पहले अपने भाषण में भगवानों की फोटोएं लेकर आके अनेक प्रकार का थिएट्रिक्स की थी। तो मैं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आपका एक एलआई यानी गठबंधन सहयोगी डीएमके बाकायदा एक स्ट्रक्चर्ड कॉन्फ्रेंस करता है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। यह कोई बयान नहीं था, यह एक विधिवत सुविचारित जिसे कहते हैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंस थी। हिंदी में कहें तो हिंदू धर्म का समूल नाश। तो क्या आप कांग्रेस पार्टी ने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के समूल नाश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है और अपने मुख्यमंत्रियों को यह निर्देश दे दिए हैं कि भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में सीधे हमला करना शुरू कर दो। ये मेरा सीधा सवाल कांग्रेस पार्टी से है। दूसरा विषय, कांग्रेस की एक विख्यात सांसद जो अपने ऊंचे स्वर के अट्टहास के लिए सुविख्यात ऑब्लिक कुख्यात हैं, उनके द्वारा जिस प्रकार की हरकत की गई कि पहले एक श्वान को लेकर गाड़ी में आना और श्वान की संवेदना का एक नाटकीय प्रस्तुतिकरण करना। तो श्वान समझते ना, डॉग लवर, जैसे आजकल बहुत सारे लोगों को बहुत सारी लव जागृत हो रहा है, लवरई आ रही है, तो मैं उनके प्रति पूरी संवेदना के साथ कहना चाहता हूं। आज जब उनसे किसी पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने जिस प्रकार से भौंकने का कार्य किया, और उससे पहले कल उन्होंने क्या कहा, ये काटने वाले नहीं है, काटने वाले अंदर बैठे हैं। अर्थात देश की पूरी संसद के सांसदों को काटने वाला कहना और काटने का संदर्भ कुत्ते के साथ जोड़कर कहना, यह दर्शाता है कि पूरी संसद की गरिमा को ध्वस्त करना कांग्रेस का एक विधिवत सुविचारित अभियान हो गया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, पहले पूर्व राष्ट्रपति महोदय के समय में उनकी मिमिक्री संसद भवन की सीढ़ियों पर होना, उसके बाद उसकी फोटो राहुल गांधी जी के द्वारा खींचा जाना, उससे पहले याद करिए प्रधानमंत्री जी के ऊपर जाकर वर्चुअली गिर जाना, पिछले लोकसभा की बात कर रहा हूं, और उसके बाद अपनी सीट पे बैठकर आंखों से इशारे करना, आंखों से गोली मारे टाइप का इशारा करना। उसके बाद अगर आप देखें तो जिस समय वक्फ बोर्ड का वो हो रहा था वोटिंग, रात में पैजामा और टी शर्ट पहन के राहुल गांधी जी आए। अरे भाई, हम सब लोग 2:30-3 बजे तक वहां पे थे। फिर संसद भवन के अंदर अपने भाषण के दौरान कभी भगवान शंकर और कभी गुरु नानक देव की फोटो यूं करना। हमें पूछना चाहते हैं कि भारत की संसद की गरिमा को तार तार करने के इस अभियान में क्यों लगी हुई है कांग्रेस पार्टी? क्या यह आपके अंदर का, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बनती जा रही है, ये दोनों उदाहरण इस बात को प्रमाणित करते हैं
कि अर्बन नक्सल माइंडसेट की तरह पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल एपरेटस को डिमीन करना, यानी समस्त संवैधानिक व्यवस्थाओं और संस्थाओं को के प्रति अपमान और तिरस्कार करना, जो एक माओवादी एजेंडा होता है, और हिंदू धर्म के प्रति घृणा फैलाना, जो एक मुस्लिम लीगी एजेंडा होता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस अब इस विषय के ऊपर एक सीमा से ज्यादा चली गई है। अब इस पे मैं आपको यह तीसरा विषय भी बताना चाहता हूं कि मुस्लिम लीगी माओवादी मानसिकता में कांग्रेस की सीमा तक चली गई है कि एक इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना मदनी के द्वारा जिहाद शब्द के बारे में बोले जाने पर कांग्रेस के नेता इमरान मसूद आकर व्याख्या करने लगते हैं। मतलब आपको कौन सी ऐसी गरज पड़ी है कि ये एक बिल्कुल मजहबी विषय के ऊपर आकर आप उसका बचाव कर रहे हैं। और ये वही इमरान मसूद हैं जिन्होंने कहा था मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, जो उस समय कांग्रेस में नहीं थे, समाजवादी पार्टी में थे। कांग्रेस ने उन्हें लाया, पहले प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया, फिर सांसद बनाया। फिर हम राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं, यह आपके मुस्लिम लीगी एजेंडा का हिस्सा हो गया है क्या कि जितने घृणा फैलाने वाले सांप्रदायिक विद्वेष और कट्टरपंथी कठमुल्ला जैसे विचारों रखने वाले लोग हैं, उन सबको आप कांग्रेस में लाकर उनसे इंटरप्रिटेशन और मिस इंटरप्रिटेशन करने का प्रयास करेंगे। और फिर मैं याद दिलाना चाहता हूं देश की जनता को, ये वही लोग हैं जो भारत माता की जय कहने में कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इसको कहने की जरूरत नहीं है, और जिहाद की व्याख्या में आकर उनके सांसद खड़े होते हैं। जबकि अगर मुस्लिम अकीदे के हिसाब से देखें तो इमरान मसूद न मुल्ला है, न मौलवी है, न मुफ्ती है, न बारी है। उनको कोई हक भी नहीं है कि वो मजहबी मामलों के ऊपर कमेंट्री करें। मगर कांग्रेस के अंदर ये फीलिंग इस सीमा तक आती जा रही है कि ये बिल्कुल स्पष्ट होता जा रहा है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से यह पूछना चाहता हूं कि आज आप अपना एजेंडा साफ करें कि हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति के प्रति और संसद की गरिमा को ध्वस्त करने का यह बीड़ा आपने स्वयं उठाया है, या ये इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म तो भारत में हुई थी कॉन्फ्रेंस, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व दुनिया की बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन में हुई थी। तो अर्थात यह बीड़ा आपने खुद उठाया है या किसी ने आपको उठा के थमाया है कि भारत के अंदर घृणा करना है, सामाजिक टकराव पैदा करना है और हिंदू धर्म को डिमीन करना है। तो कांग्रेस पार्टी से हम बहुत साफ सीधा सवाल आज ये पूछना चाहते हैं कि वो इन मामलों पर जब आपके मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति इस प्रकार के बयान दें और आपके सांसद इस ढंग की हरकतें करें, तो इससे साफ हो जाता है कि ये आपका एक वेल थॉट ऑफ एक्शन प्लान है। और हमें देश की जनता पर पूर्ण विश्वास है कि वो अपने विवेकशील दृष्टि से इन पर सारी चीजों पर नजर रखे हुए हैं। कांग्रेस से जरूर हम ये पूछना चाहते हैं कि ये आप किस योजना के तहत कर रहे हैं। आज देश इस रहस्य पर से पर्दा उठाना चाहता है। धन्यवाद। विनीत जी। तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण नई दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय से, जहां बीजेपी के प्रवक्ता ने साफ तौर पर 3 प्रमुख विषय उठाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने जो हिंदू देवी देवता है उनका जो अपमान किया है, उस पर कांग्रेस को अपनी बात रखनी चाहिए। खासतौर पर राहुल गांधी को इसमें क्लीन आना चाहिए और बताना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है और क्या ये उनका जो मुस्लिम लीगी एजेंडा है वो उसको फॉलो कर रहे हैं। इसी के साथ साथ रेणुका चौधरी द्वारा जो कल संसद में एक श्वान को लेकर जाने और जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने, तमाम विवादित बयान देने, उन सारे विषयों को भी उन्होंने उठाया और कहा कि इस विषय पर कांग्रेस पार्टी का जो आला नेतृत्व है उस पर जवाब देना चाहिए। और मिड डे प्राइम में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।
जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। हमने 2.5 में सोचा था ये। संजीव, हाँ, ये वाला घर पिक करना एक मास्टर स्ट्रोक है। ये घर बजट से ज्यादा है। कौन देगा हमें बढ़िया होम लोन? सचिन। सचिन क्यों देगा होम लोन? सचिन, अरे मैं नहीं, सचिन। बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें बढ़िया होम लोन और बेहतर इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेना भी एक मास्टर स्ट्रोक है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। नई दिल्ली में 17 से 19 दिसंबर तक होने वाले दूसरे WHO ग्लोबल समिट को लेकर आयुष मंत्रालय ने व्यापक योजना बनाई है। मंत्रालय WHO और विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर विषय आधारित सत्रों, वैज्ञानिक प्रस्तुतियों और अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स के समन्वय पर काम कर रहा है। भारत इस मंच पर आयुष ग्रिड, डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म, दवा पौधों की स्थिरता और वैश्विक शोध साझेदारियों से जुड़े नवाचार प्रदर्शित करेगा। समिट का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा को वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था में प्रभावी योगदानकर्ता के रूप में स्थापित करना है। ये सेकंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन है एक्चुअली। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हमारा पूरा ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम्स के लिए ये स्ट्रेंथनिंग करने के लिए ये को होस्ट कर रहे इंडिया में, न्यू दिल्ली में, भारत मंडपम में दिसंबर 17 से 19 तक। तो इसमें हमारा जो ट्रेडिशनल विरासत है, जो आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, सोवारिकपा, योगा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, ऑल दीज सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करने के लिए एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हमको मिला है एक्चुअली। और ओडिशा के चंद्रभागा बीच पर 15वां इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल शुरू हो चुका है। इस फेस्टिवल में भारत समेत कई देशों के 143 सैंड आर्टिस्ट हिस्सा ले रहे हैं। यहां रेत पर एक से बढ़कर एक सुंदर आकृतियां उकेरी जा रही हैं। इस महोत्सव में शामिल होने के लिए काफी बड़ी संख्या में पर्यटक भी यहां पहुंचे हैं। फेस्टिवल में भाग ले रहे रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने आयोजन को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इस आयोजन से राज्य में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलता है। ये भारत की सबसे बड़ा सैंड आर्ट फेस्टिवल है, जिसमें कि मोर देन 140 आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड। रशिया से लेके, जापान से लेके, स्पेन, पुर्तगाल, श्रीलंका, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज के आर्टिस्ट हैं। उसके साथ हमारा भारत के हर कोने से भी आर्टिस्ट आए हुए हैं और हमारा उड़ीसा की 29 डिस्ट्रिक्ट से भी आर्टिस्ट आए हुए हैं। तो इससे आप अनुभव कर सकते हैं किस तरीके से ये जो सैंड आर्ट है हमारा देश में किस तरीके से आगे जा रहा है और कितने लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन है। और आज भी टेम्पल और मॉन्यूमेंट्स के ऊपर थीम है, फेयर फेस्टिवल के ऊपर थीम है। तो जो आर्टिस्ट हैं वो अपनी अपनी कला के माध्यम से हमारा संस्कृति, हमारा परंपरा को दिखा रहे हैं। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मैच आज रायपुर में खेला जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने बिना किसी नुकसान के 25 रन बना लिए थे। आज के मुकाबले में भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं पहले वनडे का हिस्सा नहीं रहे दक्षिण अफ्रीका टीम के कप्तान टेम्बा बाबूमा की वापसी हो गई है। दक्षिण अफ्रीकी टीम में 3 बदलाव हुए हैं। बाबूमा के अलावा केशव महाराज और लुंगी एनगिरी की वापसी हुई है। और इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर रॉबिन स्मिथ का 62 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। स्मिथ ने इंग्लैंड के लिए 1988 से 1996 तक 62 टेस्ट मैच और 71 वनडे मुकाबले खेले। वो 1992 वर्ल्ड कप में उपविजेता टीम का हिस्सा रहे थे। रॉबिन स्मिथ के निधन की पुष्टि उनके परिवार के सदस्यों ने की। इंग्लैंड के लिए 62 टेस्ट मैच खेले उन्होंने और इस दौरान 43.67 के औसत से 4236 रन बनाए, जिनमें 9 शतक भी शामिल है।
तो मिड डे प्राइम के इस अंक पे बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ।